हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बताया था कि उसमें हम टोटल रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट का कैसे कैलकुलेट करते हैं। कुछ बच्चों के मेरे पास क्वेरीज आई कि सर रेजिस्टेंस एक्चुअली में है क्या। तो रेजिस्टेंस एक्चुअली में जितने भी आपके अप्लाइंसेज हैं, मैंने शुरू में बताया था, जो भी अप्लाइंसेज आप घर में यूज़ करते हो उन सब अप्लाइंसेज में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। जो रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है जो भी अप्लायंस, उसमें उतना कम रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। और जो आपका इंस्ट्रूमेंट जितनी कम पावर कंज्यूम करता है उसमें उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। ये चीज़ हम बाद में पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है, ठीक है, जब हम पावर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। क्लियर है। तो अभी मैं आपको कुछ कॉम्बिनेशंस रजिस्टर के जो आपको सॉल्व करने पड़ते हैं, न्यूमेरिकल सर्किट्स आते हैं, तो उनको सॉल्व करना मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है हमको, वो आती है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कौन से रजिस्टर्स सीरीज कॉम्बिनेशन में और कौन से रजिस्टर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं। फिर उसके बाद अगर हमें ये पता चल जाए कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन कौन है, तो हम इजीली फिर फॉर्मूलाज लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। तो अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल जो मैं ले रहा हूँ वो ये ले रहा हूँ। इसमें ये एक बैटरी है, ठीक है। बैटरी से करंट जाएगा इस तरफ और वो सीधे सीधे आपका अल्टीमेटली टोटल करंट इधर आ जाएगा। अब कोई भी चीज पैरेलल में है या सीरीज में, ये पता करने के लिए आप क्या करो, सीधे सीधे करंट देखो। एक तो तरीका सीधे आप करंट देखो, करंट देख के आपको पता चल जाएगा। तो अगर यहां से जो करंट आ रहा है वो ऑब्वियसली इधर भी जाएगा और इसमें से कुछ पार्ट इधर भी जाएगा, यानी कि ये दोनों रजिस्टर्स को हम पहले सीरीज में जोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि रेजिस्टेंस जो सीरीज में जुड़े होते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? दैट आई इज सेम। अगर दो रजिस्टर्स सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं तो आई माने करंट, पर इसमें करंट तो सेम है नहीं R1 और R2 में। R2 में दूसरा करंट जा रहा है, R1 में ज्यादा करंट है। तो पहले क्या है, पहले यहाँ पे R3 और R2 पैरेलल में, क्योंकि पैरेलल की जो डेफिनेशन थी कि हेड टू हेड और टेल टू टेल आपस में जुड़े हुए होने चाहिए, तो ये जुड़े हुए इन दोनों के, ठीक है। तो R3 और R2 तो किस में आ गए? पैरेलल में। अब जब ये पैरेलल में आ गए तो इनको मिला के एक नया रेजिस्टेंस मुझे मिल जाएगा। तो सपोज करो इनको मिला के जो रेजिस्टेंस मिला वो क्या मिला? R डैश। और इस R डैश की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा? इस वाले फॉर्मूले से निकालूंगा। 1/R डैश इज इक्व टू 1/R2 प्लस 1/R3। इस फॉर्मूले से मैं R डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा जो इन दोनों को मिलके मिलेगा। अब जब R डैश यहाँ पे बचेगा केवल, तो यहां से R3 और R2 तो हट गए, केवल एक R डैश बचा जो इस जगह लगा होगा। तो फिर हम सिंपली R1 और R डैश को ऐड कर सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। क्लियर। तो इस तरीके से हम पहले इन दोनों को पैरेलल में जोड़ेंगे, फिर जो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा उसको R1 के साथ सीरीज में जोड़ेंगे। अब अपने सेकेंड एग्जाम्पल पे चलते हैं। यहाँ पे आपको देख के शायद ऐसा लग रहा हो कि R1 और R2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्योंकि मैंने ज्योमेट्रिकली ऐसा बना दिया है सर्किट, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। फिर से करंट देखो, यहां से जो करंट आ रहा है ये सेम करंट इसमें जा रहा है और सेम करंट यहां पे आ रहा है, यानी कि सेम करंट इन दोनों रेजिस्टेंस पे जा रहा है। तो दो रेजिस्टेंस पैरेलल में तब होंगे जब रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर बीच में कोई और कंपोनेंट आ गया तो फिर हम नहीं कह सकते कि रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है। और यहाँ बीच में क्या है? बैटरी। क्लियर। ऐसे अगर यहाँ पे कोई और रेजिस्टेंस आ जाता फॉर एग्जांपल, तो फिर मैं ये नहीं कह सकता था कि R1 और R2 सीरीज कॉम्बिनेशन में है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली हेड टू हेड कनेक्टेड नहीं है, बीच में एक और रेजिस्टेंस आ गया, लेकिन अभी ये रेजिस्टेंस है नहीं और R1 का हेड R2 की टेल से कनेक्टेड है। तो सीधे सीधे जो टोटल रेजिस्टेंस है R, दैट विल बी इक्वल टू R1 प्लस
R2। तो कभी कभी क्या होता है, डायग्राम ऐसा ज्योमेट्रिकली ऐसा बना के देते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, लेकिन एक्चुअल में आप जब करंट से देखोगे तो वो आपको सीरीज कॉम्बिनेशन दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं थर्ड एग्जाम्पल में। थर्ड एग्जाम्पल में फिर से करंट लेके चलो, तो यहाँ से जो करंट जाएगा वो एज इट इज यहाँ जाएगा, लेकिन यहाँ पे इन दोनों पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। सपोज यहाँ से I करंट चला तो इसमें I1 चला जाएगा और इसमें I2 चला जाएगा। अब ये जो I2 करंट है ये R2 और R3 में सेम जाएगा एज इट इज, यानी कि मैं कह सकता हूं कि R2 और R3 किस में कनेक्ट हो सकते हैं, सीरीज में कनेक्ट हो सकते हैं ये। तो जब ये सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे तो सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी, यहाँ पे एज इट इज R1 होगा, यहाँ पे एज इट इज R4 होगा और यहाँ पे R5 होगा ये वाला, लेकिन ऊपर R2 और R3 के कनेक्ट होने से एक और रेजिस्टेंस आ गया जिसका नाम है R डैश। क्लियर? अब मैं R डैश और R4 को पैरेलल में कनेक्ट कर सकता हूं। ठीक है, अभी मैं R1 और R4 को, R4 और R5 को सीरीज में कनेक्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि बीच में करंट डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्टली ये कनेक्टेड नहीं है। तो ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे और पैरेलल में कनेक्ट होने के बाद सपोज करो R डबल डैश आंसर आया इन दोनों का पैरेलल में कनेक्ट होने के बाद। अब जो फाइनल आंसर है आपका वो R1 प्लस R डबल डैश प्लस R5। अब ये तीनों रेजिस्टेंस यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किए जा सकते हैं। R1 ये बचेगा R डबल डैश और यहाँ पे घूम के यहाँ पर है R5 और यहाँ पे लगी हुई है आपकी बैटरी। क्लियर? अब इन तीनों रेजिस्टेंसेस को हम बोल सकते हैं कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ देखो, यहाँ फिर से हेड टू हेड टेल टू टेल कनेक्टेड है, तो हम इनको पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे एक R डैश आ जाएगा, ऐसे यहाँ पे R6 और R5 को हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पे R डबल डैश आ जाएगा। अब मेरे पास सिचुएशन क्या बनेगी, यहाँ पे होगा R डैश, यहाँ पे होगा R3, यहाँ पे R4 और यहाँ पे एक और है R डबल डैश और यहाँ पे लगी हुई है आपकी बैटरी। इसका मतलब जो करंट यहाँ से जाएगा वो एज इट इज घूम के यहाँ आ जाएगा। तो अब मैं निकाल सकता हूँ टोटल रेजिस्टेंस R, दैट विल बी इक्वल टू R डैश प्लस R3 प्लस R4 प्लस R डबल डैश। R डैश और R डबल डैश आप फिर से इसी फॉर्मूले से निकालोगे। क्लियर? सिंपल है। ये आपके 4 एग्जाम्पल हुए। इसके अलावा मैं आपको और एग्जाम्पल बताता हूँ, थोड़ा ही नेक्स्ट लेवल एग्जाम्पल है। तो अगर ये आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होती है तो परेशान मत होना, बोर्ड में इस लेवल के एग्जाम्पल नहीं आते हैं। बोर्ड में आपके यहीं तक आता है जितना मैंने आपको बताया, इससे टफ आपको नहीं मिलेगा। फिर भी आपको आना चाहिए, एक्स्ट्रा आप करोगे तो आप फिर सिंपल प्रॉब्लम्स इजीली कर सकते हो। क्लियर? अब यहाँ पे आए, यहाँ पे देखो R1, यहाँ पे जो करंट आया I, दैट करंट विल डिवाइड, इस जगह पे आके डिवाइड हो जाएगा। यानी कि R1 और R4 को हम डायरेक्टली सीरीज में नहीं जोड़ सकते। R4 और R5 को हम पैरेलल में जोड़ सकते हैं, लेकिन R2 और R4 को हम पैरेलल में नहीं जोड़ सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे R3 भी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, R3 और R2 को सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। तो सपोज करो R3 प्लस R2 मैंने किया, तो इन दोनों को सीरीज में जोड़ा, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, R डैश। तो अब यहाँ पे R2 और R3 की जगह केवल एक रेजिस्टेंस मैं लगा सकता हूँ जो कि होगा R डैश। तो यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाऊं, ये प्रॉब्लम नंबर 5 का है। तो यहाँ पे बचेगा आपका R1, इधर बचेगा R डैश, इधर होगा R4 और इधर होगा R5 और ये तीनों इस तरीके से आप कनेक्ट हो जाएंगे और इधर होगा R6। अब मैं बैटरी नहीं बना रहा हूँ, बैटरी आप खुद देख लो। अब यहाँ पे हम ध्यान से देख सकते हैं कि R डैश, R4 और R5 इन तीनों को हम किस में जोड़ सकते हैं,
पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और पैरेलल में जोड़ने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम, 1/r डबल डैश इज इक्वल टू 1/r डैश प्लस 1/r4 प्लस 1/r5। अगर 4 होते तो चारों को हम ऐसे ही करते। तो इन तीनों को जोड़ के एक हमें यहाँ पे इन तीनों की जगह एक रेजिस्टेंस मिलेगा r डबल डैश, और फिर वो r डबल डैश को हम डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं सीरीज में R1 r डबल डैश और R6। तो जो हमारा टोटल आंसर है R, वो इसके बराबर आ जाए। सिंपल, कोई डाउट? बहुत सिंपल है। इसके बाद नेक्स्ट 6th। अब यहाँ पे आप देखो, ये थोड़ा टफ है, वैसे आपके लेवल का है नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ होते हैं होशियार बच्चे, उनके लिए मैंने लगा दिया है क्यूरियोसिटी के लिए। तो यहाँ से जो करंट आएगा वो इधर और इधर डिवाइड हो जाएगा, क्लियर। आगे जो करंट जाएगा वो फर्दर इधर और इधर डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे जो करंट पहुंचेगा वो फर्दर इधर और इधर डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ये जो करंट यहाँ जा रहा है ये अब कहीं डिवाइड नहीं होगा, ये एज इट इज इधर जाएगा। ये बात आ गई समझ में? यानी कि मैं क्या कर सकता हूं कि R6 और R7 इनको मैं सीरीज में जोड़ सकता हूं। R3 और R7 को मैं अभी पैरेलल में नहीं जोड़ सकता क्योंकि बीच में R6 है, तो ये पैरेलल में नहीं जोड़ सकते, लेकिन R6 और R7 सीरीज में जोड़ सकते हैं। तो जब इनको मैं सीरीज में जोड़ूंगा तो सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी कि यहाँ पे अभी भी R1 होगा एज इट इज, ठीक है, R2, यहाँ पे R3 एज इट इज होगा, यहाँ पे R4 एज इट इज होगा, यहाँ पे R5 एज इट इज होगा। लेकिन R6 और R7 की जगह एक रेजिस्टेंस आ जाएगा। सपोज करो R डैश आया, R डैश किसके बराबर होगा, R6 प्लस R7 के बराबर, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखो तो R5 और R डबल डैश को मैं सीरीज पैरेलल में जोड़ सकता हूं। तो सपोज करो R डबल डैश आंसर आया, तो अब सिचुएशन क्या बनेगी, ये R1, R2 और R3 हो गए आपके। इसके बाद यहां पे है R4, लेकिन R5 और R डबल डैश पैरेलल में कनेक्ट होके एक नया R डबल डैश रेजिस्टेंस बना रहे हैं। अब फिर से वही पहली वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई। पहले हमने R6 और R7 को सीरीज में जोड़ा था, R डैश आया था और उस R डैश को R5 के साथ कनेक्ट कर दिया पैरेलल में, क्लियर, जो हमने यहाँ पे किया। अब फिर से वही, अब R4 और R डबल डैश सीरीज में हो गए और इनका जो रिजल्टेंट आएगा सपोज R ट्रिपल डैश, वो R3 के साथ पैरेलल में हो जाएगा। फिर R2 और R3 के साथ पैरेलल में होके जो आंसर आया, मैं बना देता हूं इसको, अभी यहां से कंफ्यूज हो जाओगे, काट दो। तो क्या आंसर आया, R1, R2, R3, R4 और R डबल डैश को मिला के एक रेजिस्टेंस बन गया R ट्रिपल डैश। अब R ट्रिपल डैश और R3 को मिला के एक रेजिस्टेंस बन गया। इनको पैरेलल में कनेक्ट कर सकता हूं मैं, इन दोनों को, है ना। तो अब क्या बन जाएगी सिचुएशन, R1, R2 और यहां पे एक और रेजिस्टेंस आ गया पैरेलल में कनेक्ट होने के बाद, R4 टाइम्स डैश, ठीक है। इसको डैश नहीं बोलते, वैसे इसको प्राइम बोलते हैं, लेकिन अभी आपके लेवल पे सब डैश ही इसको प्रोनाउंस करते हैं। जब आप बड़े लेवल पे जाओगे हायर क्लासेस में तो आप पढ़ोगे कि इसको हम प्राइम बोलते हैं, ठीक है, R प्राइम। तो R4 टाइम्स प्राइम, इसको जो हम कनेक्ट करेंगे, अब तो बहुत सिंपल हो गया है, R2 एंड R4 टाइम्स प्राइम, इनको जब मैं कनेक्ट करूंगा तो इट विल मेक अनदर resistance, combination of these two will be in series, और सीरीज में कनेक्ट करने के बाद मेरे पास बचेगा सिर्फ R1
और जो आता है उसको मैं आर स्टार नाम देता हूँ। और अब ये कनेक्ट हो जाएंगे, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है परमानेंट, ये तो हम भूले ही नहीं है। R1 और R स्टार कनेक्ट हो जाएंगे पैरेलल में। इस तरीके से आपका ये पूरा सर्किट सॉल्व हो जाएगा। तो इस सर्किट को हम स्क्वीज करते गए। R6 R7 सीरीज जो आया वो R5 से पैरेलल, फिर R4 और यहाँ पे जो आया वो सीरीज और R3 के साथ पैरेलल, फिर जो आया वो R2 के साथ सीरीज में और R1 के साथ पैरेलल में। इन दिस वे वी विल सॉल्व आवर होल सर्किट। क्लियर? अब यहाँ पे देखो हम क्या कर सकते हैं। अब मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, अब मैं आपको केवल इंस्ट्रक्शंस दूंगा। R1 और R2 ये हो जाएंगे आपके सीरीज में, R5 और R8 ये भी किस में हो जाएंगे बेटा? सीरीज में। R3 R4 पैरेलल में, R6 R7 पैरेलल में। तो अब टोटल कितने रेजिस्टेंस बचेंगे मेरे पास? 4। और उनका कॉम्बिनेशन कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा, ऊपर R1 R2 को जोड़ के एक आया होगा, नीचे यहाँ पे R3 R4 को पैरेलल में जोड़ के एक आया, और R6 R7 को पैरेलल में जोड़ के एक आया, और यहाँ पे R5 और R8 को सीरीज में जोड़ के एक आया। अब क्या बचा? अब तो कुछ नहीं बचा, इन दोनों को सीरीज में कर दो। ठीक है, तो सीरीज में करके सपोज करो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ गया, और फिर ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे। क्लियर? अब कभी कभी क्या होता है, वो क्वेश्चन में आपको बैटरी न लगा के पॉइंट्स बोल देता है कि कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो पॉइंट ए एंड बी के बीच का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का यही मतलब है कि मैंने बैटरी इसके बीच में लगाई हुई है, तो आपको यहीं से करंट डिवाइड करते हुए चलना है। इस तरीके से यहाँ पे करंट डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये सेम करंट यहाँ पे घूम के आएगा, यानी कि R2 और R3 आपस में सीरीज में है। तो R2 और R3 आपस में सीरीज में हो गए, तो सिचुएशन क्या बनेगी बेटा? सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी, यहाँ पे R1 है आपका, यहाँ पे R4 है, और R2 और R3 को सीरीज में कनेक्ट करने के बाद R प्राइम मेरे पास आ गया, और यहाँ पे R5 है। यही सिचुएशन है। ठीक है, R2 R3 कनेक्ट होके R डैश बन गए, R प्राइम बन गए, और फिर R1 R4 R5 एज इट इज। क्लियर? अब बहुत सिंपल हो गया है, इसको मैं आपस में कनेक्ट कर सकता हूँ पैरेलल में। इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद इट विल सिंपली बिकम R1 R double prime and R5 which can be connected in series combination. This is how we have to identify the combinations of registers या resistances. Clear? ये combination करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, अपना कोई भी न्यूमेरिकल सर्किट से रिलेटेड सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे आपको R1 R2 R3 R4 R5 इस टाइप में दिया। जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे आपको इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू दी होगी, 5 ओम 6 ओम 2 ओम 1.5 ओम कुछ भी हो सकती है। उनको ध्यान में रखते हुए आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है? तो अभी ये वीडियो मैं यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इस सर्किट प्रॉब्लम से रिलेटेड, और उसके बाद हम फिर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग और पावर वाला सेक्शन करेंगे, और उसके बाद बस 2-3 लेक्चर में आपका ये चैप्टर जो है ये फिनिश हो जाएगा। फिर अगर आप लोग कहोगे तो मैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और अंदर जो ब्लूप्रिंट्स होते हैं वो भी डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ाई करें, वीडियो को शेयर करें, और जो भी अपनी क्वेरीज हों कमेंट्स में लिख दिया करो ताकि मैं उसको रिप्लाई कर सकूं। बाकी वीडियो को शेयर ज़रूर करना बाकी स्टूडेंट्स के लिए। हैव अ नाइस डे और पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।